गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार एससीईआरटी बुक का निचोड़ लेके आया हूँ। ठीक है, जो कि क्लास 5 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक से। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय ये संसार का, ठीक है, संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। और ये जो है 5वीं सदी में कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसमें लगभग जो है 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। सोचिए, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय थे। यहाँ जापान से, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। चीनी यात्री हेनसांग यहाँ आकर पढ़े थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है हेनसांग है, ये यहाँ पर आके पढ़े थे। 12वीं सदी के अंत तक इसका अंत हो गया। ठीक है, लगभग जो है 12वीं सदी के अंत होते होते जो है ये जो विद्यालय है इसका अंत हो गया। क्यों अंत हो गया? तो बोला जाता है कि 1199 में बख्तियार खिलजी जो है, खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश का जो भी शासक है बख्तियार खिलजी, इन्होंने जो है उसमें आग लगवा दिया था। और आग लगवा दिया था, लगभग 3 महीना तक जो है आग था। सोचिए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। इसके पुस्तकालय क्षेत्र जो है धर्मगंज कहलाते हैं। इसके पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? धर्मगंज। ठीक है, 3 पुस्तकालय थे यहाँ पर। बोला जाता है रत्न दधि, रत्न रंजक और रत्न सागर। 3 पुस्तकालय क्या क्या? रत्न दधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। बोला जाता है कि इस विश्वविद्यालय को एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में पुनः आरंभ किया गया है। ठीक है, अभी चल रहा है पुनः आरंभ। एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन से ही ये जो है आरंभ किया गया है। अब बिहार के स्मारक पढ़ लेते हैं थोड़ा। मगध की राजधानी गिरिब्रिज, राजगिर है ना। मगध की राजधानी कहाँ? तो गिरिब्रज, अभी जो है राजगीर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा। इसके विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान स्थली क्या बोला जाता है? तो बोध गया को बोला जाता है महात्मा बुद्ध का ज्ञान स्थली। और महावीर स्वामी का जन्मस्थली वैशाली। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना साहिब। अभी भी जाइएगा पटना रेलवे स्टेशन से उतरिएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा पटना साहिब। ठीक है, गोलघर जो है कहाँ पर है? पटना। सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद। जल मंदिर पावापुरी। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ। मलिक बया का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ नंदनगढ़, लोरिया और कोल्डुआ। नंदनगढ़, लोरिया और कोल्डुआ। अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा स्तूप स्थित है। ठीक है, तो अशोक द्वारा जो निर्मित है मोतिहारी के केसरिया में, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा स्तूप स्थित है। ठीक है, अब सिंचाई में आते हैं। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेतों की विभिन्न साधनों के द्वारा पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। एक निश्चित अंतराल पर होता है जो पानी, जैसे कि हम लगा दिए कोई फसल, अब वो सूखने वाला है, ठीक है, उसमें नमी कम हो गया है, अब जो है उसको हम पानी देना है। ठीक है, तो एक निश्चित अंतराल पर जो है विभिन्न साधनों द्वारा, मशीन से हो, कूड़ से हो, अलग अलग तरह का जो साधन होता है उसके द्वारा देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई। परंपरागत रूप से लोग नदियां, तालाब, कुआं में सिंचाई करते हैं, है ना, बहुत दिन से करते आ रहे हैं, नदी में, तालाब में, कुआं में। और आधुनिक सिंचाई जैसे नलकूप हो गया, है ना, ज्यादा सिंचाई वाला जो पौधा होता है वो खरीफ होता है, उसमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और खरीफ फसल का जो बुआई होता है लगभग जून से जुलाई के टाइम में होता है। खरीफ फसल जैसे हो गया कि धान का टाइम अभी लगभग लगभग जो रोपा होने को है, अगस्त आ गया, तो जून जुलाई से जो है शुरू हो जाता है। जून जुलाई लगभग अगस्त तक, थोड़ा बहुत अगस्त से पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन अब पानी नहीं गिरने के चलते जो इस बार थोड़ा लेट हो गया है ना। तो जून जुलाई तक जो है खरीफ फसल को बोया जाता है। और कब? लगभग वही अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो वही लगभग लिखा रहता है सितंबर अक्टूबर, ठीक है, ऑप्शन रहता है, तो सितंबर अक्टूबर हम लोग लगा देंगे। और सिंचाई अधिक सिंचाई वाला जो फसल जो होता है यानी खरीफ फसल, तो इसका क्या क्या इसमें एग्जाम्पल आता है? इसका ट्रिक है बहुत बढ़िया। धान खरी अम्मा बजाती है गाना। क्या चीज? धान खरी, धान खरी अम्मा बजाती है गाना। इतना याद रखिए, आपको जो है सारा मुख्य मुख्य जो खरीफ फसल है वो
आ जाएगा। जैसे कि धान, धान से हो जाएगा धान, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर धान हो गया, फिर हो जाएगा अरहर, मकई, बाजरा, जाति से बाजरा, ठीक है। फिर तो से हो जाएगा तिलहन, और गाना, गन्ना, धान, अरहर, मकई, बाजरा, तिलहन, गन्ना, ये सब जो है आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, अब कम पानी वाला फसल को क्या बोलते हैं, तो रबी फसल, है ना, कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसका बुआई जो होता है ना, ये कटता है आपका और लगभग लगभग वो बो देता है, ठीक है, खरीफ कटने के बाद, यानी लगभग अक्टूबर नवंबर में। और इसको काटते कब है, तो जनवरी फरवरी में काट लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है रबी फसल का, इसका ट्रिक है आपका, इसका ट्रिक है सजग चमार, सजग सजग चमार, ठीक है। हम लोग को याद करना है, डोंट माइंड इट। सरसों, जौ, गेहूं, चना, मटर, राई, तिलहन वाला जो पदार्थ होता है ना लगभग, तो इसमें आता है, ठीक है ना। जैसे हो गया आपका सरसों, जौ, है ना, राई, गेहूं, चना, मटर, ये सब जो है आपका इसमें आ जाएगा, है ना। अब एक चैप्टर है, जितना खाओ उतना पकाओ, है ना। जितना खाना हम लोग खाते हैं उतना ही पकाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, वही दिया। हमें हमेशा ताजी भोजन करनी चाहिए, बासी भोजन नहीं करनी चाहिए। बचे हुए भोजन को संरक्षित हेतु फ्रिज में रखना चाहिए। लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने हेतु उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अगर लंबे टाइम तक, जैसा होता है ना अचार में, अगर अचार वगैरह में अगर पानी पड़ जाता है क्या हो जाता है, कवक लग जाता है, फुफुंदी, है ना। तो इसलिए उसको सुखाया जाता है धूप में, पानी का अंश जो है उड़ जाए, पानी का अंश ना रहे। तो अधिक टाइम तक अगर आपको बचा के रखना है तो पानी का अंश को हटाना पड़ेगा। अचार, मुरब्बा जैसे जो है खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों रहते हैं, उसको जो है पहले सुखाया जाता है, पानी का अंश उड़ाया जाता है तब। अब रोज की जंग मलेरिया के संग, एक चैप्टर है रोज की जंग मलेरिया के संग, ये एससीईआरटी है दोस्तों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का यहाँ पर मिलन है, ज्यादातर एससीईआरटी है और एससीईआरटी लगभग लगभग जो है एनसीईआरटी का ही नकल किया है, ठीक है ना। तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, यह मच्छर के काटने से होता है। तो कौन सा मच्छर, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, है ना। अब देखिए, रॉस के प्रयोगों से हम लोग मलेरिया से परिचित हुए। रॉस जो है प्रयोग किया था, ठीक है। अगर प्रयोग नहीं करता तो हम लोग मलेरिया से परिचित ही नहीं होते, है ना। तो ये प्रयोग किया था। और रॉस का जन्म जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जगह है, ठीक है, वहां पर हुआ था। इसकी स्कूली शिक्षा जो इंग्लैंड में हुई थी, है ना। ये जो आपका रॉस जो है ये उत्तराखंड का अल्मोड़ा में जो है जन्म हुआ था। और ये कहाँ से पढ़े थे, इंग्लैंड से पढ़े थे। अब कुनैन की जो पतिया जो होता है और छाल जो होता है, इसका इलाज है, ठीक है। मलेरिया का इलाज जो है आपका कुनैन, कुनैन की जो पत्तियां होती है, और या तो छाल जो होता है, छाल जो बोलते हैं, छाल कोई भी पेड़ होता है उसका जो साइड साइड में होता है, जो साइड में जो होता है सबसे लास्ट में, ठीक है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, है ना। अब मैंने नक्शा बनाया, ठीक है। तो देखिए, अब बिहार का जो है, बिहार के आपका जो है पूर्व में कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। आपका उत्तर में कौन है, तो नेपाल कंट्री है। और दक्षिण में कौन है, तो झारखंड है, ठीक है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, और सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, है ना। और बिहार का पड़ोसी राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना। बिहार का पड़ोसी देश क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और वैशाली के पूर्व में कौन सा जिला है, समस्तीपुर, ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जहानाबाद के दक्षिण में कौन सा जिला है, गया, इस तरह से पूछ सकता है। अब बिहार का सामान्य परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है 92,257, क्योंकि टोटल जो है आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 94,163। तो फिर इसको जो है ग्रामीण और शहरी में बांटा गया है। तो शहर में बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना, लोग ज्यादातर ग्रामीण है। तो ग्रामीण में जो है कितना रहता है, तो 92,257 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, उतना एरिया पर रहते हैं। और नगरीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो जो बच गया आपका 94,163 में जो बच गया, है ना, वो लगभग 92,000, ये हो जाएगा आपका 1,095.49 वर्ग किलोमीटर। और कुल आबादी कितना है बिहार की, तो कुल आबादी है
10,40,99,452। तो कितना है? 10,40,99,452। कितना है? तो छोटका मोटका ही है ये, ठीक है ना। लेकिन जो है इसका देखिए कितना यहाँ पर लोग, मतलब कि ये बहुत अधिक लोग है, जगह है छोटा मोटा लेकिन अधिक लोग है, इसका मतलब घनत्व अधिक खाना है ना। ठीक है, अब जनसंख्या में जो है पूरा भारत के जनसंख्या में इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, इसका जो है जनसंख्या कितना है, तो 8.6%। भारत में अगर 100% जनसंख्या है तो उसका 8.6% बिहार में रहता है और अन्य अन्य राज्य में भी रहता है। यहाँ का लिंगानुपात जो है 918 है। कितना है? 918 है ना। 1000 पुरुष पर 918। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब कि 1106। 1000 पर मेजर होता है तो यहाँ पर 1106 है, मतलब सबसे अधिक है। और यहाँ प्रमंडल जो है वो 9 है। बिहार में कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। जिला जो है 38 और नया जिला जो है अरवल। जिला जो है यहाँ पर नया जिला कौन बना है, तो अरवल जिला बना है, ठीक है। कुल जिला 38 है और अनुमंडल जो है 101 है। 101 टका दान करना है। अनुमंडल 101। प्रखंड 534। बिहार का प्रखंड 534। साक्षरता दर कितना है? 61.8%। अगर हम एवरेज का बात करेंगे बिहार का साक्षरता दर तो 61.8%। और इसी में पुरुष का साक्षरता अगर पूछेंगे तो 71.2%। 100% में पुरुष जो है 71.2% और महिला जो है 51.5% है, ठीक है। पुरुष 71.2%, महिला लगभग जो है 51.5%, ठीक है। अब चैप्टर है हम लोग का हमारी फसलें हमारा खान पान, है ना। तो बरसात में जो है कौन सा फसल, तो खरीफ फसल। आपका सर्दी में रबी फसल, ये पढ़ लिए थे हम लोग। और गर्मी में जो है जायद फसल। गर्मी में जायद फसल, मतलब कि जायद फसल वो होता है जिसको हम लोग पैसा प्राप्ति के लिए जो है मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पैसा प्राप्ति करना, उसके उद्देश्य से जो है हम लोग ये करते हैं, ठीक है। पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से हम लोग जो है ये जायद फसल करते हैं। जैसे तरबूज हो गया, इसको हम जोगा के नहीं रखते बहुत दिन तक, है ना। स्टोर करके बहुत दिन तक नहीं रखते हैं, तुरंत जो है काटते हैं, तुरंत जाके बेचते हैं, तुरंत पैसा हो जाता है। खीरा है ना, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इसको बहुत दिन तक रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमको बेचना है और पैसा कमाना अधिक से अधिक। ये जायद हो गया आपका। रबी और खरीफ ऐसा नहीं है, उसको हम रख सकते हैं बहुत दिन तक, है ना। लेकिन जायद में ऐसा नहीं है। जायद में है मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना है। खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, सूर्यमुखी हो गया, है ना, ये सब हो जाएगा। अब भोज्य पदार्थ जो है कहाँ का प्रचलित क्या है, जैसे खाखरा दाल। तो खाखरा दाल ये गुजरात का है। खाखरा दाल जो है ये गुजरात का है। अगर गुजारना है रात तो दाल खाना होगा। खाखरा खाखरा दाल, है ना। इडली डोसा, इडली डोसा जो है आप लोगों को पता है दक्षिण भारत का है इडली डोसा। पाव भाजी जो है मुंबई का है। पाव भाजी कहाँ का है, तो मुंबई का है। पाव भाजी कहाँ का है, मुंबई का है। लिट्टी चोखा है हमारा बिहार का, एकदम प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा, है ना। और मछली चावल जो है ये बंगाल का है। मछली चावल बंगाल का है, लिट्टी चोखा बिहार का है। इसके बाद पाव भाजी मुंबई का है। इसके बाद आपका इडली डोसा दक्षिण भारत का है। खोखरा दाल जो है आपका बताया कि गुजरात का है ना। और कुछ जिला है और कुछ फसल है, जैसे वैशाली धान के लिए कैला वहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है वैशाली में। वैशाली, कैला, भागलपुर में धान, ठीक है। लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, यहाँ पर प्याज बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लखीसराय जमुई में प्याज, मधेपुरा में चना, मधेपुरा में चना, मधेपुरा में चना, है ना। मधु और चना खाओ, है ना, तो मधेपुरा चना। लखीसराय, लखीसराय और जमुई प्याज, भागलपुर में धान और वैशाली में कैला। अब जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण चैप्टर है। जंगली जानवरों को सुरक्षा हेतु सरकार ने जंगल के विशेष स्थान को अभयारण्य का रूप दिया गया है ना। जंगल में जो सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या करता है कि एक विशेष स्थान दे दिया जाता है। जैसे बिहार में जो है अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो बिहार का जो एक अभयारण्य है बेगूसराय पश्चिमी चंपारण, ठीक है, तो उसका नाम है वाल्मीकि अभयारण्य। वहाँ पर बाघ है ना, बाघ संरक्षित अभयारण्य है, बाघ को रखा जाता है ना। कहाँ पर, ये पश्चिमी चंपारण में।
वाल्मीकि अभयारण्य। और कुछ में देख लेते हैं कि तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है जंगलों से लगभग खत्म हो गया है ना। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला जो बत्तख था वो लगभग जंगल से खत्म होने को है। बहुत सारा चीज जो है अभी जो है इंस्टिंक्ट हो गया है, मतलब कि उसका जो है एकदम नहीं मिलता है वो। पहले जो है कौवा जो बोलते हैं, कौवा क्रो काला काला जो होता है ना, बहुत मिलता था। अभी कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उतना, है ना। धीरे धीरे जो है लगभग लगभग समाप्त हो रहा है, ठीक है। बीमारी के कारण हो या प्रदूषण के कारण हो, अन्य बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक है। उसके कारण से जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अब पढ़ते हैं हम लोग बिश्नोई जनजाति। बिश्नोई जनजाति जो है राजस्थान की है। कहाँ की है? बिश्नोई जनजाति राजस्थान के है। विश्व प्रताप सिंह बिश्नोई। बिश्नोई जनजाति कहाँ की है? तो राजस्थान की। बिश्नोई का अर्थ होता है बिश्नोई। बिश्नोई देखो 20 और 9 29, बिश्नोई 20 और 9 29 है ना। तो बिश्नोई का अर्थ हो गया 29, 29। बिश्नोई जनजाति जो है प्रकृति प्रेमी है। बिश्नोई जनजाति प्रकृति प्रेमी है। ये लोग जंतुओं की शिकार नहीं करने देते हैं। देखिए प्रकृति प्रेमी है ये, तो जंतुओं को शिकार करने नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मान गए लोहा। अच्छा, लोहा मानना कठिन है, कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता का मानना है। लोहा मानना मतलब कठिन से कठिन कार्य, हिंदी में पढ़ते हैं ना, लोहा लेना, लोहा मानना, है ना, कठिन कार्य करना, वही दिया है। लोहा मानना कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना रखना। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को मनाते हैं। ब्रेल लिपि, है ना, तो मान गए लोहा में ही है ब्रेल लिपि। खड़े आयताकार प्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। खड़े आयताकार जो है एक प्लेट होता है, उसमें खड़ा खड़ा जो है बिंदु को उभरा हुआ रहता है, ठीक है, उभरा हुआ रहता है। उसको जो मतलब कि जो थोड़ा ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, अंधा होते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसका वो तो अंधा है ना, तो वो जो है क्या करते हैं, ब्रेल लिपि जो स्लेट होता है उसमें 6 बिंदु उकेरा रहता है, उसको छू छू के जो है क्या करते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या चीज़, और स्पीड से पढ़ लेते हैं, तो ट्रेनिंग भी होता है ना। यानी नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं वो जो है अंगुली के स्पर्श करते हुए ये जो है अपना जो है पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि तो किसके लिए होता है? तो अंधों को लिखना पढ़ने के लिए होता है, मतलब कि नेत्रहीन बच्चों के लिए होता है। और ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को मनाते हैं। और अभी हम विकलांग दिवस पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 दिसंबर, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग जो है सेकंड वीडियो पार्ट 2 देखिएगा, उसमें बहुत सारा और आपको फैक्ट मिलेगा, है ना। इस तरह से हम लोग एससीईआरटी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। क्योंकि रिवीजन ही सबसे इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यही इफेक्टिव करता है एग्जाम। रिवीजन नहीं होगा, खाली पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अभी लास्ट टाइम जो है आपका लास्ट टाइम है ना। तो आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ, है ना, रिवीजन नहीं किया हूँ। अभी एससीईआरटी का 4 कॉपी बन गया, 4 दिन में 4 कॉपी, एक दिन में एक हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया। लिखे इतना लिखे हैं कि मेरा सब लगभग लगभग जो है कलम में खत्म हो गया। क्या करेंगे? चलिए, जय हिंद, जय भारत।